हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे कि सर चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आ रही, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है, इनमें क्या रीज़न है। देखिए, है क्या कि ये जो टॉपिक है ये टोटली थ्योरेटिकल है। चूंकि थ्योरेटिकल है, अगर हम चीज़ों को समझना चाहते तो समझ जाते, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि जब आप ये सब प्रोसेस देखोगे तो आप लोगों के लिए नया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब पे जाओगे तब ये आप लोगों के सामने आएंगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार ये बातें ऐसी होती हैं, ये चीज़ें ये होती हैं। तब आप इस पे काम करना शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे ये आपके डेली रूटीन में आ जाएंगी। तब आपको ना इससे कोई प्रॉब्लम होगी ना इससे कुछ। तो फिलहाल अभी के लिए बस ये है कि मैं आप लोगों को इसका डिटेल एक बार बता दे रहा हूँ। जितना आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, पास तो होना ही है इसमें। मैं इसके आपको 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा अच्छे से। अगर वो क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इसको समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जितना मैं बता रहा हूँ उसका आधा भी समझ गए तो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखिए, कल हम आप लोगों के लिए एक चीज़ और, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सर सीधे आप वायरिंग शुरू करिए, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। बात तो सही है, थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन ये चीज़ें अगर हम आगे के लिए छोड़ेंगे तो फिर बिल्कुल लास्ट में चली जाएंगी। और फिर बिल्कुल लास्ट में जाने का मतलब है फिर पूरा पढ़ने के बाद फिर से शुरू में आके पढ़ो। इसलिए मैं ये चैप्टर बस आज में भी हो सकता है कल एक लेक्चर जाए, नहीं तो आज ही कोशिश करूँगा कि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसका मैं क्वेश्चन आप लोगों को कल दे दूँगा। तो कोई बहुत खास चीज़ें नहीं रह गई है। मैंने कल आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू दिया था कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। हाँ, एक चीज़ और, आप जब भी लेक्चर में बैठें मोबाइल फ़ोन लेकर तो आप अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें। चूँकि लाइव क्लास तो है नहीं कि आप लोगों को लाइव चलना है। आप इसको बार बार रोकिए, बार बार बैठ जाइए, हर एक चीज़ का नोट्स बनाते हुए चलिए। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे हर एक चीज़ें लिखवाता चलूँगा तो फिर काफ़ी लंबा खींच जाएगा, और लंबा खींचेगा तो फिर आपको पता है बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को आप अपने से नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक रोक के। लेकिन हाँ, पढ़ने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं इस पे। देखिए, मैं आप लोगों को ओवरव्यू इन 10 चीज़ों पे दिया था कल के लेक्चर में। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल कर देता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्थापन की कई विधियाँ होती हैं। पहले ये टर्म आया कहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपको वहाँ पे वर्क करना है, आप टेक्निकल वर्क करने जाओगे। वहाँ पे आप नॉन स्किल्ड वर्कर तो हो नहीं कि आपको कोई काम बताएगा फिर उसको आप करोगे। आप स्किल्ड के रूप में जाओगे, और स्किल्ड में आपको क्या है कि वहाँ का मैनेजमेंट देखना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट देखने के लिए अगर कोई भी काम वहाँ पे आपको कराना है, वर्क कराना है, तो आप ऐसे ही तो करोगे कि नहीं कि कोई भी काम कराना। मान लेते हैं कोई भी आप लोगों को एक फ्लैट की वायरिंग करानी है, या फिर किसी फैक्ट्री को आपको नया इंस्टॉल करना है, यानी कि नई फैक्ट्री कहीं बैठ रही है। अब आपको वहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट कर दिया गया, तो आप तो ऐसे करा नहीं लोगे कि भाई चलो सामान आ रहा है हम लगवाते जाएं। नहीं, इसका प्रॉपर एक वे होता है जो कि ये सिस्टम फॉलो करता है ऊपर से नीचे तक। देखिए कैसे, अगर आप कोई भी प्लांट पे काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका आप रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे। रफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पेपर वर्क, आप पेपर पे ही सबसे पहले अपना सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे। जब आप पेपर पे सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे तब आपको उस पेपर वर्क को फिजिकली ले आने में आसानी भी होगी, और उस पेपर वर्क के हिसाब से आपको कितना खर्चा आ रहा है, कितनी सामग्री लग रही है, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी की चीज़ें पहले तय हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का नॉलेज हमें पहले से होना जरूरी है, बिना इसके हमारा कोई भी काम चलने वाला नहीं है। तो देखिए क्या क्या मैंने कल आपको बताया था। मैंने बताया था कि संस्थापन की विधियां कई सारी होती हैं।
कई सारी का मतलब जैसे आप देख लो, अगर वायरिंग पे ही देख लो आप, तो वायरिंग पे आप कंड्यूट वायरिंग भी करते हो, यानी कि अंदर की छिपी हुई वायरिंग भी करते हो। सरफेस पे केसिंग केपिंग की भी वायरिंग करते हो। कुछ लोग तो ऐसा भी वायरिंग करते हैं, अगर टेम्परेरी आपको वायरिंग करनी है, आपने किया क्या, तार को बिछाया, छोटे छोटे पिन लगाए, तार को सीधा कर दिया, साफ काम। तो अलग अलग वे में अगर आपको किसी शादी विवाह में वायरिंग करनी है तो आप केसिंग केपिंग या कंडूट वायरिंग तो करोगे नहीं। आप सिंपल एक सोचोगे कि तार को फैला दे, तार इधर उधर लटके ना, इसलिए उसको हमने पिन कर दिया। तो यहाँ तो हम ये वायरिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी मकान की वायरिंग करनी हो तो आप क्या ऐसे ही पिन लगाए कर लोगे? नहीं। बात दिमाग में आएगी कि भाई क्या करें, तो हमें ये सोचना होगा कि कोई ऐसी वायरिंग करे जो एक लंबे समय तक चले। तो या तो आप उस पर केसिंग केपिंग की वायरिंग करो या फिर कंड्यूट वायरिंग करो। तो ये कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होगा ये आपको पहले सोचना होगा इसमें। तो पहले आपने सोच लिया कौन सा विधि लगाएं, ठीक है, विधि तो हमने सोच लिया साहब। उसके बाद क्या करेंगे, उस विधि में कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसका हम लिस्ट तैयार कर लेंगे कि कितनी सामग्रियां कौन कौन से इस प्रोजेक्ट में हमको लगेंगी। ठीक है, ये भी काम हमने कर लिया कि सामग्री की लिस्ट बना ली कि हाँ हमें इतना वर्क कराना है तो इतना सामग्री लगेगा। अब हमारे सामने एक और समस्या खड़ी हो गई कि हमने सामग्री की लिस्ट तो बना ली, लेकिन एक ही सामग्री की बहुत सारी रेटिंग, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, अब हम किस प्रोडक्ट को सुटेबल समझें, कौन सा हमारे लिए सही होगा। अगर हम स्विच की बात करें तो मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि अगर आप 5 एम्पियर की स्विच की बात करोगे तो कई टाइप के आते हैं, उससे ज्यादा 15 एम्पियर पे जाओगे तो भी कई तरीके के आते हैं। तो आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा वो हम किसमें डिसाइड करेंगे, सामग्रियों के विवरण में। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने सामग्री का डिटेल तो ले लिया कि भाई कौन सी सामग्री कितनी कैसे चाहिए, लेकिन उस सामग्री को खरीदना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। क्या? क्योंकि हमारा लगभग प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट किस पे निर्भर करता है, हम कौन सी सामग्री लगा रहे हैं, कितनी सामग्री लगा रहे हैं, तो उसका बाजार मूल्य कितना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बाजार मूल्य सही से नहीं समझ पाए तो हम अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे सामान पे। ठीक है, तो सामग्री का बाजार मूल्य हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तीनों चीजों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसका तो बस हमें एक आइडिया लग जाएगा, हम उससे काम कर लेंगे। लेकिन बाजार मूल्य पे हमें एक क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर डिटेल देखना पड़ेगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी सामग्री कितने में कहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक आता है टर्म मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण। बाजार सर्वेक्षण में क्या करते हैं हम कि मार्केट में जाते हैं, अगर इसका हमें डिफिनीशन लिखना होगा तो लिखेंगे कि किसी भी सामग्री को मार्केट में कितने प्राइस पे है, किस मॉडल में उपलब्ध है, यानी कि किसी भी सामग्री का पूरा प्राइस और पूरा उसका डिटेल अगर हम पता कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट सर्वेक्षण। मार्केट का सर्वे करना किसी सामग्री के लिए। ठीक है, तो उस सर्वेक्षण के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आपको मान लेते कोई एक प्रोडक्ट है, अगर इसका आपको रेट पता करना है कि कितने में है, तो बहुत सारे तरीके आप अपना लोगे। एक काम तो ये करोगे कि आप सीधे गए मार्केट में, उस सामान का नाम बताए और पूछ ले दुकानदार से भाई ये कितने में उपलब्ध है, वो आपको बता देगा, यहाँ से भी रेट पता चल जाएगा। या फिर दूसरा ये तरीका है कि आप किसी और को भेज दो, उससे पता करा लो। तो हमें यहाँ छोटे लेवल पे तो काम करना नहीं है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं एक बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। लार्ज स्केल इन द सेंस कि आप छोटे मोटे फर्म पे नहीं हो, एक बहुत बड़ी कंपनी में हो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हो। तो आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हो तो वर्क भी तो ज़्यादा होगा, तो उसको हम प्रॉपर वे में चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको आज सिखाते हैं कि मार्केट सर्वे करेंगे कैसे, मार्केट सर्वेक्षण के तरीके। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए, मार्केट सर्वेक्षण में हम पहली बार देखेंगे कि बाजार भ्रमण कर, यानी कि हम सामान का दाम मार्केट को भ्रमण करके पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट लेके निकलो सामान का और मार्केट पे कई दुकानों पे जाओ
अलग अलग दुकानों पे आप अपना लिस्ट दो और वहाँ से उनका डिटेल ले लो कि कितने में कहाँ क्या माल उपलब्ध है। ये तो हो जाएगा सिंपल मेथड। दूसरा क्या है, कोटेशन द्वारा। देखिए छोटा मोटा अगर हमें सामान लेना हो तो इससे काम चल जाता है, मार्केट भ्रमण द्वारा, मतलब बाजार भ्रमण द्वारा। लेकिन अगर हमें बहुत सारी चीज़ें अगर उपलब्ध करानी हो तो हम कितना सामान ले, मतलब कितनी बड़ी लिस्ट लेके घूमेंगे, वो सामान हम खरीदेंगे फिर वापस लाएंगे, बहुत सारा डिफिकल्ट वर्क हो जाता है और इतना आसान नहीं होता है। तो ये होता है कोटेशन द्वारा। कोटेशन में क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी इंस्टॉल हो रही है तो कंपनी का मालिक कोई और है, लेकिन उसको कोई और ठेकेदार क्या करा रहा है, पूरा करा रहा है। तो आखिर उस ठेकेदार को ठेका मिला कैसे? वैसे वैसे तो बहुत सारे ठेकेदार हैं, किसी को भी मिल जाना चाहिए था। तो वो आखिर काम उसी ठेकेदार को क्यों मिला? वो मिलता है कोटेशन द्वारा। कोटेशन में हम आप लोगों को अभी आगे बताएंगे पूरा, एक जैसे हम बाजार सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं वैसे ही कोटेशन भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल कराना होता है तो आप उसका प्रॉपर विज्ञापन प्रसारित करा देते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई मैगजीन हो, या जिससे तरीके से भी बहुत सारे मेथड होते हैं। आपको पता ही है कि आपको कोई भी पब्लिसिटी करानी है तो किसी भी तरीके से आप करा सकते हो, आज तो बहुत सारी मीडिया उपलब्ध है। तो हम इसमें अपने प्रोजेक्ट का क्या कर देते हैं, एक विज्ञापन दे देते हैं। विज्ञापन दे देंगे तो जितने भी ठेकेदार है वो विज्ञापन को पढ़ेंगे। इस कोटेशन में हमें क्या काम कराना है, कितनी मटेरियल चाहिए, कितना क्या चाहिए, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं। लेकिन इस चीज़ को हम क्या करते हैं, विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित करा देते हैं। जब ये विज्ञापन के माध्यम से जाता है मार्केट में तो जितने भी टेंडर वाले लोग हैं, ठेकेदार जितने भी हैं, इस टेंडर को क्या करते हैं, देखते हैं और उस टेंडर की जो भी फीस होती है उसको लगा के वो इस टेंडर को अप्लाई कर देते हैं। उन्होंने टेंडर अप्लाई कर दिया, अब जब ये टेंडर खुलता है तो जितने भी ठेकेदारों ने अप्लाई किया हुआ है सबका मैच किया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि कौन सा सबसे सस्ता दे रहा है काम हमको। पहली बात तो ये, अब सस्ता से काम नहीं चलेगा, किसकी क्वालिटी भी अच्छी है। पता चला कि सस्ता तो बहुत है लेकिन क्वालिटी खराब है तो काम बिगड़ जाएगा। तो हम क्वालिटी भी देखते हैं और कम प्राइस भी देखते हैं। ये जहाँ मिल जाता है हमको उसी को हम टेंडर ये दे देते हैं। तो ये पूरा होता है टेंडर का बात। तो हम टेंडर के माध्यम से भी अपना डिटेल क्या, मतलब मार्केट सर्वे कर सकते हैं कि टेंडर हमने निकलवा दिया, टेंडर निकलवाने के बाद जो भी टेंडर भरेगा वो अपना दाम तो देगा ही कि भाई इतना इतना सामान इतना दाम में मिल रहा है, आप हमको इतना पे ठेका दे दो। तो यहाँ से भी दाम मिल के चला आएगा, यानी ये भी सर्वे हो गया। एक होता है तीसरा मूल्य सूची। मूल्य सूची क्या है, ये आप भी कर सकते हो। जैसे आप किसी दुकान पे गए, हर दुकानदार अपने पास एक लिस्ट रखता है। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, होटल में जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक मीनू मिलता है। उस मीनू पे वहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल उपलब्ध है, किस रेट में उपलब्ध है, आप वहाँ से देख के उसको ऑर्डर कर देते हो। सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं कि वो जितना भी सामान अपने यहाँ रखा है सबका एक चार्ट बना के रखता है और उस चार्ट के आगे उसका क्या दे देता है, दाम दे देता है। तो आपको जो जो सामान चाहिए उसका आप दाम यहाँ से देख लोगे, ठीक है। तो ये होता है मूल्य सूची द्वारा। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्केट सर्वे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा सामान मार्केट में किस दाम पे उपलब्ध है, ठीक। चलिए, अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो इसका कुछ लाभ होगा तभी तो कर रहे हैं, वरना हम क्यों फालतू में अपना टाइम भी बर्बाद करें, मेहनत भी करें और काम फायदा कुछ भी ना हो। तो ऐसा नहीं है, इसके फायदे हैं। अगर मैं पहले फायदे को गिनाऊं तो आप नोट करते हुए चलिएगा। पहला फायदा ये है कि किसी विशिष्ट उत्पादन को कौन सा उत्पादक बना रहा है ये हमें पता चल जाता है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट के कई सारे क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। अगर आप स्विच को लेते जाओ तो आरके लाइट की आती है, आरक की आती है, और भी बहुत सारी आप चीज़ें देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड आते हैं एक ही सामान के। तो एक ही सामान के कितने ब्रांड है आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने। दूसरा देखिए क्या फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि उस उत्पाद के लिए विभिन्न कंपनियों का मूल्य क्या है। यानी कि अलग अलग कंपनियां एक ही उत्पाद बना रही हैं लेकिन सभी कंपनियां उस उत्पाद का सेम मूल्य तो नहीं रखती है ना। एक स्विच का दाम आपको 10 रुपये भी मिलता है, 15 रुपये भी मिलता है, 20 रुपये भी मिलता है। तो पहला चल जाएगा हमको कि कौन कौन सी कंपनी है उसकी, दूसरा उन कंपनियों का मूल्य क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या होगा,
तीसरा होगा कौन सी सामग्री कहाँ व किस मूल्य पर उपलब्ध है। अब देखिए होगा क्या, अगर आपको सामान चाहिए तो ये तो पॉसिबिलिटी 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% होती है कि आपको जितना सामान चाहिए वो किसी एक जगह नहीं मिलेगा अगर आप अपने से मार्केट सर्वे पे निकलोगे तो। कुछ सामान एक दुकान पे, कुछ सामान दो दुकान पे। हाँ, बहुत बड़ी दुकान है तो उनमें भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सारा का सारा सामान वहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा सामान कहाँ पे इजीली उपलब्ध है ये हमको कहाँ से पता चल जाएगा, मार्केट सर्वे से पता चल जाएगा। तो आपने तीसरा भी नोट कर लिया होगा। देखिए चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है कि कहाँ से सामग्री खरीदना इकोनॉमिकल होगा, यानी फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हम सारे मार्केट का सर्वे कर लिए, अब जहाँ से हमको सस्ता पड़ेगा वहाँ से हम सामान को ले लेंगे, यानी कि हमको इकोनॉमिकल कहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा वो किसे पता चलेगा, मार्केट सर्वे से। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में उठा देता है कि मार्केट सर्वे क्या होता है, इसके लाभ का वर्णन कीजिए। तो आप मार्केट सर्वे के बारे में लिखोगे, किसी भी सामग्री का उसका डिटेल, उसका बाजार मूल्य सब कुछ जानना मार्केट में जाके क्या कहलाता है, मार्केट सर्वेक्षण कहलाता है। ये 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम भ्रमण करके पता कर सकें, दूसरा कोटेशन से पता कर सकें, तीसरा हम वहाँ पे लिस्ट देख के पता कर सकें। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे, फिर उसके बाद उसके लाभ पे जाओगे तो इसमें आपका कम से कम 2 पेज बढ़ेगा, इसमें कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से मार्केट सर्वे के बारे में आपको पता चल गया कि सामग्री का बाजार मूल्य हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक चीज, हाँ, आप जितनी भी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं उसको आप खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, किताब से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरा काम है आपको चीजों को समझा देना। अब आप उस चीज को कितना समझना चाह रहे हो, कितना आप उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी नया नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था तो 1-2 लेक्चर मैंने पहले भी कहा था कि सेट होने में लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे मामला सेट हो गया है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये रहा। देखो, मार्केट सर्वे के बारे में आपने पता कर लिया कि आप मार्केट सर्वे तो कर लोगे। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि मार्केट सर्वे कराना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आप उस सामग्री को खरीदना भी चाहते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट सर्वे कर लिया, हमने लिस्ट बनाई और निकल पड़े जहाँ सस्ता है। कुछ दुकान पे ये सामान सस्ता है, कुछ दुकान पे ये सामान सस्ता है, कुछ दुकान पे ये सामान सस्ता है, हम बोरा उठाए भरते हुए निकल गए। ऐसा नहीं है। आप जब बड़े कंपनियों में जाओगे, हम लोग जैसे जा चुके हैं तो हम लोगों को आइडिया है, वहाँ पे आप लोग अभी गए नहीं हो, फ्रेशर हो, इसलिए आपको इस चीज़ों का आइडिया नहीं है। जब आप एक बार इंडस्ट्री में जाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ना वहाँ कोई आपको बताने वाला होगा ना कोई कुछ होगा, फिर भी आप चीज़ें समझ जाओगे। लेकिन हाँ, कब, जब एक बार इस चीज़ के बारे में आपने पहले से सुना है तब। इसीलिए मैं इस चीज़ों को थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके डेली लाइफ में है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो ड्राइंग हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, आपको अदर सब्जेक्ट कहीं मिले चाहे ना मिले डेली लाइफ में यूज में, अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल वर्क पे जाओगे इस सब्जेक्ट को आप अपने चारों तरफ महसूस करोगे कि हाँ, हमने फाइनल ईयर में यह सब्जेक्ट पढ़ा था या सेकेंड ईयर में भी इसका कुछ पार्ट पढ़ा था, ये हमारे डेली लाइफ में यूज है। अगर आप अदर चीज़ें बेसिक देख लो, मशीन देख लो, पावर सिस्टम देख लो, तो वहाँ पे आपको बहुत कम चीज़ें आसपास मिलेंगी, क्योंकि दिन पे दिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और हमारा सिलेबस वही घिसा पीटा पुराना है, तो हमको बहुत कम चीज़ें मिलती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए 4 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। आइए अब 5वें पे चलते हैं, क्रय प्रणाली का ज्ञान। ठीक है, तो बड़े इंडस्ट्रीज में सीधा सीधा एक फंडा होता है कोटेशन। ठीक है, मैंने आपको कोटेशन पीछे पहले समझाया क्या होता है। बकायदा विज्ञापन निकलता है, वहां से टेंडर भरा जाता है, टेंडर लोगों को मिलता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, देखिए होता क्या है कि आप पहले कोटेशन डालोगे, आपने कोटेशन डाला, ठीक है, कोटेशन डालने के बाद कहते हैं ना टेंडर खुलेगा, तो कोटेशन खुलना। अब जब कोटेशन खुल जाएगा
तो तुलना होता है। क्या होता है? तुलना होता है, यानी कि तुलनात्मक विवरण होता है। तुलनात्मक विवरण। उसके बाद क्या होता है? परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर को हिंदी में क्या लिखेंगे? क्रय आदेश। ठीक है, हाँ, क्रय आदेश। क्रय आदेश। तो कभी कभी पूरा निविदा पे ही आपको एक नोट लिखने को दे देता है पेपर में कि निविदा। तो ऐसे सिंगल तो आता नहीं है, हमेशा एक दो चीजों को मिक्स करके आता है, क्योंकि ये टोटली थ्योरी बेस है। तो एक चीजों को मिक्स मतलब सिंगल नहीं देता, मिक्स करके देता है। हो सकता है आप पिछली चीजें हमने जो पढ़ी है और कोटेशन एक ही में दे देता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे इसको भी। देखिए होता क्या है, पहले हम कोटेशन डालते हैं। डाल दिया हमने कोटेशन, जब हमको मिल गया विज्ञापन के माध्यम से। कोटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। होता क्या है कि किसी भी कंपनी को अपना कार्य पूरा कराने के लिए अपनी उक्त जरूरतों को विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित कराना, जिससे कि कोई बाहरी ठेकेदार या काम कराने वाला आदमी हमारा उचित मूल्य पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ काम करा दे, उसको क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं। क्योंकि ये कोटेशन हर कंपनी द्वारा अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। जिसको जितनी जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है वो देता है। तो हम इसका फॉर्मेट नहीं देख रहे हैं, बस हम इसके बारे में देख रहे हैं। फिर आगे चलेंगे कि कोटेशन का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में क्या होता है कि पहले ठेकेदार कोटेशन को भरता है, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती है पूरा करके कोटेशन भर देता है। सारी कोटेशन एक दिनांक फिक्स होती है, डेट। उस डेट के अंदर उसमें जब कोटेशन की विज्ञापन दिया जाता है तो उसमें लास्ट डेट दिया जाता है कि आप इतने टाइम तक कोटेशन भर सकते हो। जैसे किसी फॉर्म को भरने में होता है, डेट के भीतर आपने कोटेशन को भर दिया, एक फिक्स डेट पे ये कोटेशन को खोला जाता है। कंपनी के कुछ आदमी बैठे रहेंगे, मालिक बैठे रहेंगे, मतलब कंपनी का पूरा मेन स्टाफ बैठा रहेगा। वो स्टाफ अपने और जो कोटेशन भरे होते हैं वो सारे आदमी होते हैं वहाँ पे। आपका कोटेशन वहाँ पे टेंडर खोला जाता है। जब उस डेट पे टेंडर खोला जाता है, उसके बाद उस टेंडर का तुलना किया जाता है। जितने भी टेंडर आए होते हैं, वहाँ की पूरी टीम क्या करती है? पूरे टेंडर को एक लिस्ट आउट करती है, पूरा देखती है। अब उसमें जिसका टेंडर सबसे सस्ता होता है और अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसको क्या होता है? टेंडर दे दिया जाता है। अब जब टेंडर जिस कंपनी को दे दिया गया, जिस ठेकेदार को दे दिया गया, अब वो क्या करेगा? टेंडर ले लेगा। अब उसके बाद कंपनी के द्वारा एक क्रय आदेश जारी किया जाता है, यानी कि पूरी एक लिस्ट जारी की जाती है। उस लिस्ट में कौन सी सामग्री कितनी चाहिए वो पूरा फॉर्मेट बना के उस ठेकेदार को या जहां से भी कोटेशन दिया गया है जिसको भेज दिया जाता है। वो सारा सामान हमको कहाँ दे देता है? आके अपने यहाँ ला के दे देता है। तो हमारा क्या होता है? सामान लाने का झंझट खत्म हो जाता है। तो क्रय आदेश से सारा सामान हमारे पास वापस आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस है सामान को लाने के लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक क्रय आदेश का फॉर्मेट बना के दे देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोटेशन या फिर क्रय आदेश का फॉर्मेट बना के उस पर टिप्पणी लिखिए, तो आप यही करोगे। कोटेशन क्या होता है, पहले आप ये चीज़ लिखोगे, फिर कोटेशन को कितने स्टेप में पूरा किया जाता है आप ये लिखोगे। उसके बाद एक आप क्रय आदेश का परचेस ऑर्डर का क्या करोगे? लिस्ट बना दोगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रोक के वीडियो। उसके बाद हम लोग एक लिस्ट देखते हैं उसका। देखिए परचेस ऑर्डर का एक लिस्ट है। क्रय आदेश, ठीक है। क्रय आदेश में देखिए क्या होगा। आपको मान लेते हैं ये A4 साइज का मतलब पेज है जिसपे आपको देना है कोटेशन, मतलब परचेस ऑर्डर देना है। क्योंकि आप फॉर्मेट में ही तो दोगे कॉपी पे, नोट पे, तो वहाँ पे A4 साइज का पेपर होता है। बीच में क्या रहेगा? संस्था का नाम व पता का नाम व पता, ठीक है। बीच में संस्था का नाम पता हो गया। अब देखिए यहाँ होगा क्रय आदेश संख्या, क्रय आदेश संख्या, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? क्रय आदेश संख्या, मतलब ये
संख्या इसलिए दी जाती है क्योंकि कंपनी में सिर्फ एक ही सामान तो मंगाना नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सामान मंगाता रहता है। तो वहाँ पे एक लिस्ट नंबर दे दिया जाता है कि भाई फलां नंबर का सामान हमारे पास आने वाला है, जिससे कि हमको पता चल जाए कि कौन सा सामान आ रहा है। ठीक है, तो संस्था वहाँ पे क्या दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। सिंपल सा बात है, जितने हम लोग फॉर्म डालते हैं तो हर एक फॉर्म पे अलग अलग फॉर्म आईडी मिल जाती है। उसी तरीके से क्रय आदेश संख्या मिल जाता है कि फला नंबर का संख्या है ये। ठीक है, इधर डेट हो जाता है, डेट इधर हमने कर दिया। एक रेफरेंस नंबर भी दे देते हैं, संदर्भ संख्या, ताकि पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट का है। ये तो क्रय ऑर्डर सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन इससे क्या पता चल जाएगा डिपार्टमेंट का, बिजली विभाग का है कि सिविल डिपार्टमेंट का है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, यहाँ से इसका पता चल जाएगा स्टोर वाले को। फिर क्रय खाता संख्या, क्रय खाता संख्या, चूंकि ये डालना जरूरी है। अगर आप एक बार में सामान नहीं मंगा रहे हो, कई बार में मंगा रहे हो, तो आपको खाता संख्या ये डालना पड़ेगा। ये अकाउंट नंबर नहीं है, ये परचेस अकाउंट नंबर है कि आप कौन से नंबर का परचेसिंग कर रहे हो, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, 10वें नंबर का, जिस भी नंबर का आप ये डाल दोगे। फिर मैसर्स डालोगे आप। मैसर्स मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम होता है, जिस कंपनी से आप सामान खरीदने जा रहे हो, तो ये डाल दोगे। फिर उसके बाद लिखोगे महोदय, जैसा कि आप एक अपने लिखते हो, लिखोगे आपके निविदा संख्या फला, क्योंकि हमने पहले ही कोटेशन दे रखा है तो कोटेशन का नंबर हमारे पास हो गया। संख्या, दिनांक, किस डेट में खुला था ये भी हमें पता है, के संदर्भ में नीचे। अब आगे आप समझ लो क्या होगा, मैं पूरा तो इसमें नोट नहीं कर पाऊंगा। देखिए क्या होगा, इतना आपको फॉर्मेट देने के बाद नीचे मतलब दिनांक के संदर्भ में निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आप एक टेबल बना दोगे, उस टेबल पे यहाँ आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर हो गया। फिर इधर हो गया सामग्री का सामग्री विवरण, सामग्री विवरण के साथ इसकी यूनिट हो गई, यानी इकाई क्या होगी। जैसे होता है ना, कोई सामग्री प्रति पीस मिलती है, कोई दर्जन से मिलती है, कोई किलो से मिलती है, कोई लीटर से मिलती है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई। फिर पर यूनिट इसका रेट क्या है, दर क्या है, कि यानी कि 10 रुपये किलो है कि 20 रुपये किलो है, या 10 रुपये पीस है, 20 रुपये पीस है, या लीटर है, कितने रुपए का है ये रेट इसका, तो रेट यहाँ से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद कितनी मात्रा चाहिए, ये मात्रा बता देंगे। अगर हमको 10 चाहिए तो 10 लीटर लिख देंगे, 10 किलो चाहिए तो 10 किलो, 10 पीस तो 10 पीस। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, धन राशि लिखेंगे। क्या करेंगे, धन राशि। धन राशि का मतलब है कि टोटल कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, यहाँ बना लेंगे रुपए पैसे। आपने ऐसा देखा होगा कई बार, जब आप दुकान से सामान लाते हो तो ये लिस्ट आपको मिलती है। फिर एक लास्ट होगा टिप्पणी। टिप्पणी में कोई विशेष विवरण दिया जाता है, अगर हो तो, नहीं हो तो खाली छोड़ देते हैं। तो आप ये फॉर्मेट नीचे बना के दे दोगे उसको। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना होता है, परचेस ऑर्डर में आप इतना डिटेल आप लिख के दे दोगे। फिर ये लिस्ट दे दोगे, चली जाएगी किसके पास, जिसको आपने टेंडर दे रखा है, तो फलाने सामग्री की पूरी लिस्ट बना के आपको दे देगा, सामान पहुंचवा देगा। तो ये करना होता है सामान को क्रय प्रणाली का ज्ञान में हमें, कि भाई कैसे हम सामान को मंगाते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सामान कैसे मंगाया जाता है। आप सामान नहीं मंगाते हो, सामान के लिए क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है और स्टोर डिपार्टमेंट होता है। वो सारा सामान आपको लाएगा, जमा करके रखेगा। आपको जितनी सामान की जरूरत होगी आप वहाँ जाओगे, वहाँ से ले लोगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सामान को मंगाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब मत कहना कि सर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैंने बहुत डिटेल में आज आपको पूरा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब देखो अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमने कल देखा था, श्रम और उसका बाजार मूल्य है क्या।
यहाँ एक चीज़ देख लो, आप इसको नोट कर लो, आप इसको क्या कर लो, मतलब सेव तो कर नहीं सकते, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो, आप नोट कर लेना अपने फेयर पे। अब आता है श्रम और उसका बाजार मूल्य। चूंकि हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं इस पे 3 से 5%, सॉरी आगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, 3 से 5% हम जब सामग्री का टोटल मूल्य निकाल लेते हैं ना, कितनी की सामग्री बैठ रही है, तो उसमें हम 3 से 5% ऐड कर देते हैं। सॉरी, ये तो आकस्मिक व्यय पे करते हैं, मैं तो इस पे हूँ, माई मिस्टेक। देखिए श्रम और उसका बाजार मूल्य में क्या है, आप सामान ला लिए, सामान को इंस्टॉल कराने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आप खुद से तो लगाओगे नहीं, उसके लिए आपको लेबर चाहिए। तो अब लेबर किस रेट में उपलब्ध है आपको ये भी पता होना चाहिए। पता चला कि पर लेबर कॉस्ट 400 रुपये है, आपने 300 का डिटेल बना लिया, अगर डेली 100 लेबर काम कर रहे हैं तो आपको कितने का घाटा और आप समझ सकते हो। इसलिए वहाँ पे श्रम का ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे कंडीशन में होगा कि हो सकता है वहाँ के मजदूर 200 रुपये ही ले रहे हो, आपने 300 का डिटेल बना के दे दिया, तो भी आपके ऊपर चार्जशीट लग जाएगी कि भाई आप 100 रुपये पर लेबर खा रहे हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको वहाँ पे कितने लेबर कास्ट चल रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखा होगा अपने गांव में लेबरों का जो मजदूरी होता है कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादातर देख रहे हो शहर में भागते हैं लोग काम करने के लिए। इतना हमें किस में मिलेगा, लेबर कॉस्ट में। उसके बाद एक मिलेगा आकस्मिक व्यय। इस पे क्या करते हैं, ऊपर से जितनी भी नेट प्राइजें आती हैं ना, उसमें हम 3 से 5% ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा आकस्मिक व्यय अगर हो, जैसे अचानक हमको अधिक मजदूर की जरूरत पड़ गई, या फिर कुछ हड़ताल वगैरह हो गया, अचानक से मजदूरों का दाम बढ़ गया, भाई हम तो 400 रुपये अब नहीं करेंगे, हमको 500 दो तब करेंगे, तो वो कहाँ से लाओगे आप। किसी सामग्री में टूट फूट हो गई या सामग्री का दाम कुछ बढ़ गया बाद में, तो वो कहाँ से मेजर करेंगे, इससे करेंगे, ताकि 3 से 5% ऐड किए रहेंगे तो हमारा उससे काम चल जाएगा। इन दो चीजों पे मैंने आपको उस दिन फोकस किया था कि ऊपरी प्रभार और परिनिरीक्षण प्रभार में क्या अंतर है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या और ये क्या है, मुझे तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और काफियों को नहीं क्लियर होता है। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर करा दूं कि ऊपरी प्रभार का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट में वर्क तो करते हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट का भाग नहीं होते। जैसे भी मैंने आपको दिखाया था, पानी देने वाला आ रहा है, आपने प्रोजेक्ट में तो उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन पानी देगा चला जाएगा। कोई ड्राइंग बनाने वाला इंजीनियर आ रहा है, आपका ड्राइंग बनाया चला गया। बिजली विभाग का अधिकारी आ रहा है, सिविल डिपार्टमेंट का अधिकारी आ रहा है, उसमें काम नहीं करेंगे लेकिन आपसे पैसा ले लेंगे, तो इसको कौन देगा, भाई हमें ही तो पे करनी है उसी से। तो उससे बचने के लिए कि उनको पे कहाँ से करेंगे, 10 से 15% क्या कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इस वाले में। मतलब सिर्फ 3 से 5% में नहीं, टोटल में क्या कर देते हैं, 10 से 15% ऐड कर देते हैं। ये तो हो गया ऊपरी प्रभार जो भाग नहीं लेते। परिनिरीक्षण प्रभार का मतलब क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन इन द सेंस हम तो काम करा रहे हैं, हमारे ऊपर के भी तो अधिकारी होंगे, उनकी भी सैलरी महीने की देनी होती है, वो कहाँ से आएगा, तो वो हम कहाँ से लाएंगे, इससे लाएंगे। ये प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं, ये प्रोजेक्ट में काम भी करते हैं लेकिन मैनेजमेंट लेवल का काम करते हैं, वो आके हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। इसलिए इनका भी हमें सैलरी देना है तो 10 से 15% और ऐड कर देते हैं उसी में। किसमें, जो हमारा टोटल कास्ट यहाँ तक बना है 10 से 15% तक ऐड कर दिया, हमारा सारा का सारा कास्ट निकल के चला आया, हमने लिस्ट दे दिया, लो भाई आपके प्रोजेक्ट में इतना कास्ट आ रहा है, अब आप देख लो। ठीक है, अब आता है एक लास्ट हमने आपको दिखाया था उत्पादन लागत, कुल मूल्य व लाभ। मैंने बताया था कि जब तक प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है उस पे जो लागत आएगी वो उत्पादन लागत आती है। ठीक है, जिस रेट पे वो मार्केट में बिक रहा है वो क्या कहलाती है, कुल मूल्य कहलाती है। कुल मूल्य में से अगर उत्पादन लागत घटा दें तो हमको क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि उत्पादन मूल्य हमेशा कुल मूल्य से कम ही होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें कल डिस्कस की थी, मे भी आप लोगों को कल चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई, आज ये टॉपिक वाइज मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब इसमें आपको नो डाउट कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें तो हमने देखा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से, मतलब क्या क्या टॉपिक मेन इसके थे। अब इसमें एक चीज और आती है, आपको हम बोल दें कि कोई भी सामान है, आप सामान की लिस्ट बना के मुझे दे दो। आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मैंने आपसे कहा कि भाई आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, आप मुझे लिस्ट बना के दे दो कि आपको कितनी सामग्री चाहिए। तो आप तो भाई सोचने लगो कि नाम लिखे क्या करें,
तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। कहीं पे भी आपको लिस्ट बनानी हो तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये आपको फॉर्मेट हर जगह देना पड़ेगा। तो इसको आप अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या कर लो, सेव कर लो फॉर्मेट। ये अक्सर आपको काम आता रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं कि स्टोर में आप जाओ, स्टोर से बोल दो कि भाई इतना सामान हमको मंगा दो, तो ऐसे थोड़ी ना मंगा देगा। आपको प्रॉपर एक लिस्ट बना के देनी होती है कि भाई इतना मेरे पास सामान की ज़रूरत है, आप लाओ, तब वो लाएगा इस सामान को। ऐसे ही कहने से नहीं लाएगा वो। तो ये आपको क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ मिला होगा सीखने को। मैं आप लोगों के लिए, हाँ, एक क्वेश्चन एक और आता है कि टेंडर का टाइप क्या होता है। मैंने आपको टेंडर के बारे में पढ़ाया था, है ना। टेंडर कितने प्रकार का होता है आप ये देख लो। छोटा सा टॉपिक रह गया था, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। आप टाइप ऑफ टेंडर देख लो। टेंडर के प्रकार, ठीक है। देखो, पहला टेंडर का जो प्रकार है इसको बोलते हैं ओपन टेंडर। इसमें क्या करेंगे कि सिंपल सा एक विज्ञापन दे देंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी कोई भी शर्तें नहीं होंगी कि मतलब हमारे लिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। इसमें होता क्या है कि टेंडर के लिए शर्तें होती हैं कि जिसकी बहुत बड़ी कंपनी है वही हमारे टेंडर में भाग लेगा, छोटे मोटे ठेकेदार नहीं लेंगे। इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, आप सभी को ओपन टेंडर दे देते हो, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। ये होता है दूसरा लिमिटेड टेंडर। इसमें क्या होता है कि शर्तें होती हैं कि इतनी बड़े ठेकेदार हमारे यहाँ भाग लेंगे, या फिर जिनको हम जानते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनको सिर्फ हम आमंत्रित कर लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ टेंडर ओपन होने वाला है, आप आओ हमारे यहाँ से टेंडर ओपन करा लो। तो 2 4 10 20 लोग जितने भी आएंगे वो अपना आके टेंडर देख लेंगे, जिनका अच्छा होगा हम उसको टेंडर देंगे। प्रोसेस वही होगा, सिर्फ शर्तें बदल जाएंगी। इसमें कोई भी भाग ले सकता है, इसमें लिमिटेड लोग भाग लेंगे। तीसरा टेंडर ये है सिंगल टेंडर। जैसा कि आपको पता है कि सिंगल टेंडर से नाम से क्लियर हो रहा है, किसी एक को बुला के टेंडर दे देते हैं, भाई हमारे भरोसे के तुम आदमी हो, एक टेंडर यहाँ पे है, तुम आओ भरो ले जाओ, और इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसमें भरोसे का काम चलता है, जिसको बोलते हैं कि भाई परिचय का आदमी इसको दे दो। तो सिंगल टेंडर में किसी एक आदमी को बुला के क्या करते हैं, दे देते हैं। एक होता है नेगोशिएशन टेंडर। नेगोशिएशन का मतलब होता है, नेगोशिएशन की स्पेलिंग क्या होती है, NATION, नेगोशिएशन टेंडर। इसमें क्या होगा कि टेंडर तो देंगे, लेकिन जैसे होता है ना बार्गेनिंग हम लोग करते हैं, भाई 2000 का कोई सामान है यार, इसको 1500 में दे दो। दुकानदार बोलेगा नहीं 2000 से नीचे नहीं आने का, अरे 1500 में दे दो। तब से तीसरा बोलेगा चलो कोई नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, आप 1750 ले लो, बीच का मामला खत्म करो देके। तो क्या होगा, बीच का कोई रास्ता निकलेगा, दे दिया जाएगा। तो यहाँ भी होता है नेगोशिएशन टेंडर। आपको बुलाया जाएगा, आपसे नेगोशिएशन किया जाएगा, उसके बाद आपको टेंडर दे दिया जाएगा। एक पांचवा होता है आइटम टेंडर। आइटम टेंडर, इसमें क्या होता है कि एक एक आइटम का लिस्ट बनाया जाता है, एक एक आइटम के लिए क्या किया जाता है, टेंडर दिया जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि ठेकेदार आते हैं, अलग अलग ठेकेदारों को प्रत्येक आइटम के लिए क्या किया जाता है, बोली लगाने के लिए बोला जाता है कि अब इस आइटम का बोली लगाओ, फिर उस आइटम का बोली लगाओ, फिर उस आइटम का बोली लगाओ। यानी एक एक आइटम के लिए बोली लगा के उनको क्या किया जाता है, टेंडर दिया जाता है। तो ये सबसे खराब, सबसे बढ़िया टेंडर ये होता है। फिर उसके बाद लिमिटेड होता है, कोई भाई बहुत बड़ी कंपनी है, उससे चाह रही कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, सिंपली में टेंडर निकल जाए, तो ये करते हैं। सिंगल से आपको पता ही चल गया, नेगोशिएशन पता ही चल गया, आइटम टेंडर पता ही चल गया। तो ये टाइप ऑफ टेंडर होता है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लेना, इसके बारे में आप लिख लेना, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा टर्म आता है, आपने सुना होगा कोटेशन। कोटेशन वर्सेस टेंडर, इन दोनों में अंतर क्या है। कई जगह हमको सेम चीजें मिल जाती है, कई जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो देखिए कोटेशन टेंडर एक ही चीज है, बस इनके बेसिक में कुछ डिफरेंस है। टेंडर मैंने आपको बताया कि विज्ञापन के माध्यम से प्रॉपर पूरा डिटेल दिया जाता है, ताकि इसमें कोई भी आके भाग ले सके।
लेकिन कोटेशन में ऐसा होता है कि इसमें कोई विज्ञापन वगैरह नहीं दिया जाता। सिर्फ क्या किया जाता है कि हमको सामान मंगवानी है, हमको अपना काम करवाना है, तो गिने चुने लोगों में या फिर गिने चुने लोगों को पत्र के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा ये काम कराना है, देखते हैं जो सबसे बढ़िया काम करेगा उससे हम काम करा लेंगे। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। इसमें हम विज्ञापन दे देते हैं, इसमें हम पत्र के माध्यम से गिने चुने लोगों को बुला लेते हैं। काम दोनों में हमको वही कराना होता है। ठीक है, तो देखिए इतनी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। इसमें अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये टॉपिक आज ही खत्म हो गया है। कल मैं आपको इसके मेन 2-4 क्वेश्चन जो बनते वो दे दूंगा। आप इसका प्रॉपर एक फर्स्ट चैप्टर का नोट बना लो। नोट बना के चीजों को, उन थ्योरी को आप नोट एक तरफ से करते जा रहे हो डेली। जस्ट उसके बाद आप क्या करो, उन 4-5 क्वेश्चन को जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आप उनको नोट डाउन कर लेना। चलते चलते आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है DJP इलेक्ट्रिकल नाम से। आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो सीधे मिल जाएगा DJP इलेक्ट्रिकल। इसमें मेरे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो भी मिलते जाएंगे। जब हम दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी में आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इसी नाम से मिलेगा, DJP इलेक्ट्रिकल से ही, DJP स्पेस इलेक्ट्रिकल डालोगे खुल जाएगा। उसके जब आपको ये पेज ओपन होगा तो उसके राइट साइड में डिस्कस का ऑप्शन होगा। आप डिस्कस पे क्लिक करोगे तो हमारे चैट वाले ग्रुप पे चले जाओगे। इस पे आप जाओगे तो सिर्फ मैं जो आप लोगों को अपलोड करूंगा वही चीजें मिलेंगी। डिस्कस पे जाओगे तो आपको चैट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो आप उसको रेस कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप चाहिए तो व्हाट्सअप मेरा ये है 33292551। आप यहाँ से भी क्वेश्चन करके रिप्लाई ले सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस पे आप कॉल करोगे तो हो सकता है कॉल जल्दी रिसीव ना हो, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं तो अननोन नंबर का कॉल कम रिसीव होगा। लेकिन हाँ, आप नाम के साथ एक मैसेज डाल दोगे, अपना नाम और डिटेल डाल के मैसेज कर दोगे भला दिक्कत है हमें, तो मैं इस पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से पढ़ेंगे आप लोगों के अर्थिंग काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये तो मुझे भी बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें, सिलेबस में तो पढ़ाना पड़ता है। इसके बाद से अर्थिंग में जब हम चलेंगे तो देखेंगे भाई अर्थिंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कितना अर्थिंग में काम करना होता है, क्या क्या अर्थिंग में होता है, तो कितने प्रकार की अर्थिंग है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। गुड बाय।